आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का वाणी मंच यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि डॉक्टर शुक्ला चंदर को चार्ट पर नक्शे बनाने का काम देते हैं और हम लोग चंदर के चरित्र और उसके बारे में जान रहे थे। तो आइए आज की कहानी उसी के आगे शुरू करते हैं। चंदर जब चार्ट के नक्शे पर कलम चला रहा था तो उसे मालूम ही नहीं हुआ कि कितनी देर से डॉक्टर शुक्ला आकर उसके पीछे खड़े हो गए। डॉक्टर शुक्ला ने कहा, वाह, नक्शे पर तो तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा। अब उसे रहने दो, लाओ देखें तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। आज तो इतवार है ना। डॉक्टर शुक्ला पास की कुर्सी पर बैठकर बोले, चंदर, आजकल मैं एक किताब लिखने की सोच रहा हूँ। मैंने सोचा कि भारतवर्ष की जाति व्यवस्था का नए वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन और विश्लेषण किया जाए। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? व्यर्थ है। जो व्यवस्था आज नहीं तो कल चूर चूर होने जा रही है, उसके बारे में तूमार बांधना और समय बर्बाद करना बेकार है। चंदर ने बहुत आत्मविश्वास से कहा, यही तो तुम लोगों में खराबी है। कुछ थोड़ी सी खराबियां जाति व्यवस्था की देख ली और उसके खिलाफ हो गए। एक रिसर्च स्कॉलर का दृष्टिकोण ही दूसरा होना चाहिए। फिर हमारे भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं को तो बहुत ही सावधानी से समझने की आवश्यकता है। यह समझ लो कि मानव जाति दुर्बल नहीं है। अपने विकास क्रम में वह उन्हीं संस्थाओं, रीति रिवाजों और परंपराओं को रहने देती है जो उसके अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक होती है। अगर वे आवश्यक न हुई तो मानव उससे छुटकारा मांग लेता है। यह जाति व्यवस्था जाने कितने सालों से हिंदुस्तान में कायम है। क्या यही इस बात का प्रमाण नहीं है कि यह बहुत सशक्त है, अपने में बहुत जरूरी है? अरे हिंदुस्तान की भली चलाई, चंदर बोला। हिंदुस्तान में तो गुलामी कितने देशों से कायम है, कितने दिनों में कायम है। तो क्या वह भी जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, डॉक्टर शुक्ला बोले। मुझे भी हिंदुस्तान पर गर्व है। मैंने कभी कांग्रेस का काम किया, लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जरा सी आज़ादी अगर मिलती है हिंदुस्तानियों को तो वे उसका भरपूर दुरुपयोग करने से बाज नहीं आते और कभी भी ये लोग अच्छे शासक नहीं निकलेंगे। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं। हिंदुस्तानियों को ऐसा बना दिया है अंग्रेजों ने, वरना हिंदुस्तान ने ही तो चंद्रगुप्त और अशोक पैदा किए थे। और रही जाति व्यवस्था की बात, तो मुझे तो स्पष्ट दिख रहा है कि जाति व्यवस्था टूट रही है। कपूर बोला, रोटी बेटी की कैद थी, रोटी की कैद तो करीब करीब टूट गई, अब बेटी की कैद भी। ब्याह शादियां भी दो एक पीढ़ी के बाद स्वच्छंदता से होने लगेंगी। अगर ऐसा होगा तो बहुत गलत होगा। इससे जातिगत पतन होता है। ब्याह शादी को कम से कम मैं भावना की दृष्टि से नहीं देखता। यह एक सामाजिक तथ्य है और उसी दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए। शादी में सबसे बड़ी बात है सांस्कृतिक समानता। और जब अलग अलग जाति में अलग अलग रीति रिवाज हैं, तो एक जाति की लड़की दूसरी जाति में जाकर कभी भी अपने को ठीक से संतुलित नहीं कर सकती है। और फिर एक बनिया की व्यापारिक प्रवृत्तियों की लड़की और एक ब्राह्मण का अध्ययन वृत्ति का लड़का, इनकी संतान न इधर विकास कर सकती है न उधर। यह तो सामाजिक व्यवस्था को व्यर्थ के लिए असंतुलित करना हुआ। हाँ, लेकिन विवाह को आप केवल समाज के दृष्टिकोण से क्यों देखते हैं? व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी देखिए। अगर दो विभिन्न जाति के लड़के लड़की अपना मानसिक संतुलन ज्यादा अच्छा कर सकते हैं तो क्यों न विवाह की इजाजत दी जाए। ओह, एक व्यक्ति के सुझाव के लिए हम समाज को क्यों नुकसान पहुंचाएं? और इसका क्या निश्चय कि विवाह के समय यह दोनों में मानसिक संतुलन है तो विवाह के बाद भी रहेगा ही। मानसिक संतुलन और प्रेम जितना अपने मन पर आधारित होता है उतना ही बाहरी परिस्थितियों पर क्या जाने ब्याह के वक्त की परिस्थिति का दोनों के मन पर कितना प्रभाव है और उसके बाद संतुलन रह पाता है या नहीं। और मैंने तो लव मैरिजेज को असफल ही होते देखा है। बोलो, है या नहीं? डॉक्टर शुक्ला ने कहा।
हाँ, प्रेम विवाह अक्सर असफल होते हैं, लेकिन संभव है प्रेम वह प्रेम ही ना होता हो। जहाँ सच्चा प्रेम होगा वहाँ कभी असफल विवाह नहीं होंगे। चंदन ने बहुत साहस करके कहा। ओह, ये सब साहित्य की बातें हैं। समाजशास्त्र की दृष्टि से या वैज्ञानिक दृष्टि से देखो। अच्छा खैर, अभी मैंने उसकी रूपरेखा बनाई है, लिखूंगा तो तुम सुनते चलना। लाओ, वह निबंध कहाँ है? डॉक्टर शुक्ला बोले, जो तुमने टाइप कराई है। चंदन ने उन्हें टाइप की हुई प्रतिलिपि दे दी। उलट पुलट कर डॉक्टर शुक्ला ने देखा और कहा, ठीक है, अच्छा चंदन, अपना काम इधर ठीक ठाक कर लो, अगले इतवार को लखनऊ कॉन्फ्रेंस में चलना है। अच्छा, कार पर चलेंगे या ट्रेन से? ट्रेन से। अच्छा, घड़ी देखते हुए उन्होंने कहा, अब जरा मैं काम से चल रहा हूँ, तुम ये चार्ट बना डालो और एक निबंध लिख डालना। निबंध का जो शीर्षक होगा वह होगा पूर्वी जिलों में शिशु मृत्यु। प्रांत के स्वास्थ्य विभाग ने एक पुरस्कार भी इस पर घोषित किया है। डॉक्टर शुक्ला चले गए। चंदन ने फिर चार्ट में हाथ लगाया। चंदन के जाने के जरा ही देर बाद पापा आए और खाने बैठे। सुधा ने रसोई की रेशमी धोती पहनी और पापा को पंखा झलने बैठ गई। सुधा अपने पापा की सिर चढ़ी दुलारी बेटियों में से थी और इतनी बड़ी हो जाने पर भी वह दुलार दिखाने से बाज नहीं आती थी। फिर आज तो उसने पापा की प्रिय नान खटाई अपने हाथ से बनाई थी। आज तो दुलार दिखाने का उसका हक था और भली बुरी हर तरह की जिद को मान लेना करना यह पापा की मजबूरी थी। मुश्किल से डॉक्टर साहब ने अभी 2 कौर ही खाए होंगे कि सुधा ने कहा, नान खटाई खाओ ना पापा। डॉक्टर शुक्ला ने एक नान खटाई तोड़कर खाते हुए कहा, बहुत अच्छी है। खाते खाते उन्होंने पूछा, सोमवार को कौन सा दिन है सुधा? सोमवार को कौन दिन है? सोमवार को मंडे है, सुधा ने हंसकर कहा। डॉक्टर शुक्ला भी अपनी भूल पर हंस पड़े। अरे देख तो मैं कितना भुलक्कड़ हो गया हूँ। मेरा मतलब था कि सोमवार को कौन सी तारीख है? 11 तारीख, सुधा बोली। क्यों? कुछ नहीं, 10 को कॉन्फ्रेंस है और 14 को तुम्हारी बुआ आ रही है। बुआ आ रही है और बिंटी भी आएगी, उनकी लड़की। हाँ, उसी को तो पहुंचाने आ रही है। विदुषी का केंद्र यही तो है। आहा, अब तो बिंटी 3 महीने यहीं रहेगी। पापा, अब बिंटी को यहीं बुला लो, मैं बहुत अकेली रहती हूँ। हाँ, अब तो जून तक यहीं रहेगी, फिर जुलाई में उसकी शादी होगी, डॉक्टर शुक्ला ने कहा। अरे अभी से? अभी उसकी उम्र ही क्या है? सुधा बोली। क्यों, तेरे बराबर है, अब तेरे लिए भी तेरी बुआ ने लिखा है। नहीं पापा, हम ब्याह नहीं करेंगे, सुधा ने मचल कर कहा। तब बस हम पढ़ेंगे, एमए कर लेंगे, फिर बीए, फिर एमए, फिर रिसर्च, फिर बराबर पढ़ते जाएंगे। फिर एक दिन हम भी तुम्हारे बराबर हो जाएंगे। क्यों पापा? पागल नहीं तो, बातें तो सुनो इनकी। ला 2 नान खटाई और दे, शुक्ला हंसकर बोले। नहीं, पहले तो कबूल दो, तब हम नान खटाई देंगे। बताओ, ब्याह तो नहीं करोगे? सुधा ने 2 नान खटाइयां हाथ में उठाकर कहा। ला रख। नहीं, पहले बता दो। अच्छा नहीं करेंगे। सुधा ने दोनों नान खटाइयां रखकर पंखा झलना शुरू कर दिया। इतने में फिर नान खटाइयां खाते हुए डॉक्टर शुक्ला बोली, तेरी सास तुझे देखने आएगी तो यही नान खटाइयां तुमसे बनवा कर खिलाएंगी। फिर वही बात, सुधा ने पंखा पटक कर कहा। पंखा उसने रख दिया। अभी तुम वादा कर चुके हो कि ब्याह नहीं करेंगे। हाँ, ब्याह नहीं करूंगा यह तो कह दिया मैंने, लेकिन तेरा ब्याह नहीं करूंगा यह मैंने कब कहा? हाँ, ये तो फिर झूठ बोल गए तुम, सुधा बोली। अच्छा ये चलो, महाराजी ने डांट कर कहा। इतनी बड़ी बिटिया हो गई, मारे दुलारे के बररानी जात है।
महाराजिन पुरानी थी और सुधा को डांटने का उनका पूरा हक था और सुधा भी उसका बहुत लिहाज करती थी। वह उठी और चुपचाप जाकर अपने कमरे में लेट गई। 12 बज रहे थे। वह लेटी लेटी कल रात की बात सोचने लगी। क्लास में क्या मजा आया था कल। गेसू कितनी अच्छी लड़की है। इस वक्त गेसू के यहाँ खाना पीना हो रहा होगा और फिर सब लोग मिलकर गाएंगे। कौन जाने शायद दोपहर को कव्वाली भी हो। इन लोगों के यहाँ कव्वाली इतनी अच्छी होती है, सुधा सुन नहीं पाएगी और गेसू ने भी कितना बुरा माना होगा। और यह सब चंद्र की वजह से हुआ है। चंद्र हमेशा उसके आने जाने उठने बैठने में कतर ब्योत करता रहता है। एक बार वो अपने मन से लड़कियों के साथ पिकनिक में चली गई। वहीं चंद्र के बहुत से दोस्त भी थे। एक दोस्त ने जाकर चंद्र से जाने क्या कह दिया। चंद्र उस पर बहुत बिगड़ा और सुधा कितनी रोई थी उस दिन। यह चंद्र बहुत खराब है। सच पूछो तो अगर कभी कभी वह सुधा का कहना मान लेता है तो उससे दुगना सुधा पर रोब जमाता और सुधा को रुला रुला कर मार डालता। यह सब वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई सोच रही है और फिर सोचती है कि और खुद अपने आप दुनिया भर घूमेंगे चंद्र। अपना काम होगा तो चलो सुधा अभी करो फौरन, और सुधा का काम होगा तो अरे भाई क्या करें भूल गए। अब आज ही देखो सुबह 8 बजे आए और अब देखो 2 बजे भी जनाब आते हैं या नहीं, और कह गए हैं 2 बजे तक के लिए, तो 2 बजे तक सुधा को चैन नहीं पड़ेगी, ना नींद आएगी, ना किसी काम में तबीयत लगेगी। लेकिन अब ऐसे काम कैसे चलेगा। इम्तिहान को कितने थोड़े दिन रह गए हैं और सुधा की तबीयत सिवाय पोइट्री यानी कि कविता के और कुछ पढ़ने में लगती ही नहीं। कब से वह चंद्र से कह रही है थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पढ़ा दो, लेकिन ऐसा स्वार्थी है कि बस चाय पी ली, नान खटाई खा ली, रुला लिया और फिर अपने मस्त साइकिल पर घूम रहे हैं। यही सब सोचते सोचते सुधा को नींद आ गई और वह सो गई। दोपहर के 3 बज चुके थे और गेसु सुधा के घर पर आई और इस समय भी सुधा सो ही रही थी। जब गेसु आई तो उसके हाथ में मिठाई थी जो उसकी माँ ने सुधा के लिए भेजी थी। वह पल भर खड़ी रही और फिर उसने मेज पर मिठाई रख दी और क्रोशिया से सुधा की गर्दन गुदगुदाने लगी। सुधा ने करवट बदली। गेसु ने नीचे पड़ा हुआ डोरा उठाया और आहिस्ते से उसका चुटीला डोरे के एक छोर से बांधकर दूसरा छोर मेजे के पाए से बांध दिया और उसके बाद बोली, सुधा सुधा उठो। सुधा चौंक कर उठ गई और आंखें मलते मलते बोली, अब 2 बजे हैं, लाए उन्हें या नहीं। ओहो, उन्हें लाए या नहीं, किसे बुलाया था रानी। 2 बजे, जरा हमें भी तो मालूम हो। गेसु ने बाह में चुटकी काटते हुए पूछा। उफ़ो, सुधा बाह झटक कर बोली, मार डाल बेदर्द कहीं की। ये सब अपने उन्हीं अख्तर मियाँ को दिखाया कर। और ज्यों ही सुधा ने सिर ढकने के लिए पल्ला उठाया तो देखा कि चोटी डोर में बंधी हुई है उस मेज से। इसके पहले कि सुधा कुछ कहे गेसु बोली, या सनम जरा पढ़ाई तो देखो। मैंने तो सुना था कि नींद ना आए इसलिए लड़के अपनी चोटी खूंटी में बांध लेते हैं, पर यह नहीं मालूम था कि लड़कियां भी अब वही करने लगी हैं। सुधा ने चोटी से डोर खोलते हुए कहा, मैं ही सताने को रह गई हूँ। अख्तर मियाँ की चोटी बांधकर नचाना उन्हें अभी से बेताब क्यों हो जाती है। अरे रानी, उनकी चोटी कहाँ, मियाँ है मियाँ। चोटी न सही दाढ़ी सही। दाढ़ी खुदा खैर करे, मगर वो दाढ़ी रख ले तो मैं उनसे मोहब्बत तोड़ लूं। सुधा हंसने लगी। ले, अम्मी ने तेरे लिए मिठाई भेजी। तू आई क्यों नहीं। क्या बताऊं बताऊं कुछ नहीं, अब कब आएगी तू। गेसु सुनो, इसी मंगल नहीं बृहस्पति को बुआ आ रही हैं, वो चली जाएंगी तब आऊंगी मैं। अच्छा मैं चलूं, अभी कामिनी और प्रभा के यहाँ मिठाई पहुंचानी है।
गेसु मुड़ते हुए बोली। अरे बैठो भी। सुधा ने गेसु की ओढ़नी पकड़कर उसे खींचकर बैठाते हुए कहा। अभी आए हो, बैठे हो, दामन संभाला है। आहा, अब तो तू भी उर्दू शायरी करने लगी, गेसु ने बैठते हुए कहा। तेरी ही मर्ज लग गई है, सुधा ने हंसकर कहा। देख कहीं और भी मर्ज न लग जाए, वरना फिर तेरे लिए भी इंतजाम करना होगा, गेसु ने पलंग पर लेटते हुए कहा। अरे ये वो गुड़ नहीं कि चींटे खाएं। देखूंगी और देखूंगी क्या, देख रही है इधर पिछले 2 साल से कितनी बदल गई है तू। पहले कितना हंसती बोलती थी, कितनी लड़ती झगड़ती थी, और कितना हंसने बोलने पर भी गुमसुम हो गई है तू। और वैसे हमेशा हंसती रह चाहे, लेकिन जाने किस ख्याल में डूबी रहती है हमेशा, गेसु ने सुधा की ओर देखते हुए कहा। धत पगली कहीं की, सुधा ने गेसु की एक हल्की सी चपट मारकर कहा। यह सब तेरे अपने ख्याली पुलाव हैं, मैं किसी के ध्यान में डूबूंगी, ये हमारे गुरु ने नहीं सिखाया। गुरु तो किसी के नहीं सिखाते सुधा रानी, बिल्कुल सच सच। क्या कभी तुम्हारे मन में किसी के लिए मोहब्बत नहीं जागी, गेसु ने बहुत गंभीरता से पूछा। देख गेसु, तुझसे मैंने आज तक तो कभी कुछ नहीं छुपाया, न शायद कभी छिपाऊंगी। अगर कभी कोई बात होती तो तुझसे छिपी न रहती, और रहा मोहब्बत का, तो सच पूछ तो मैंने जो कुछ कहानियों में पढ़ा है कि किसी को देखकर मैं रोने लगूं, गाने लगूं, पागल हो जाऊं, यह सब कभी मुझे नहीं हुआ। और रही कविताएं, तो उनमें की बातें मुझे अच्छी लगती हैं। कीट्स की कविताएं पढ़कर ऐसा लगता है अक्सर कि मेरी नसों का कतरा कतरा आंसू बनकर छलकने वाला है, लेकिन वह महज कविता का असर होता। महज कविता का असर, गेसु ने पूछा। कभी किसी खास आदमी के लिए तेरे मन में हंसी या आंसू नहीं उमड़ते? कभी अपने मन को जांच कर तो देख, कहीं तेरी नाजुक ख्याली के पर्दे में किसी एक की सूरत तो नहीं छिपी है? नहीं गेसु बानो, नहीं, इसमें मन को जांचने की क्या बात है। ऐसी बात होती और मन किसी के लिए झुकता तो क्या खुद मुझे मालूम नहीं होता, सुधा बोली। लेकिन तुम ऐसा क्यों सोचती हो? बात यह है सुधी, गेसु ने सुधा को अपनी गोद में खींचते हुए कहा। देखो तुम मुझसे इल्म में ऊंची हो, तुमने अंग्रेजी शायरी छान डाली है, लेकिन जिंदगी से जितना मुझे साबिका पड़ चुका है अभी तुम्हें नहीं पड़ा। अक्सर कब, कहाँ और कैसे मन अपने को हार बैठता है या खुद हमें पता नहीं लगता। मालूम तब होता है जब जिसके कदम पर हमने सिर रखा है वो झटके से अपने कदम घसीट ले। उस वक्त हमारी नींद टूट जाती है और तब हम जाकर देखते हैं कि अरे हमारा सिर तो किसी के कदमों पर रखा हुआ था, और उनके सहारे आराम से सोते हुए हम अपना सपना देख रहे थे कि हमारा सिर कहीं झुका ही नहीं। और मुझे जाने तेरी आंखों में इधर क्या दिख रहा है कि मैं बेचैन हो उठी। तूने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने देखा कि नाजुक असरार तेरे दिल को उस जगह छू लेते हैं जिस जगह उसी को छू सकते हैं जो अपना दिल किसी के कदमों पर चढ़ा चुका हो। और मैं यह नहीं कहती कि तुमने मुझसे छिपाया है, कौन जानता है तेरे दिल ने खुद तुझसे यह राज छिपा रखा हो। और सुधा के गाल थपथपाते हुए गेसु बोली, लेकिन मेरी एक बात मानेगी तू कभी इस दर्द को मोल न लेना, बहुत तकलीफ होती है। सुधा हंसने लगी। तकलीफ की क्या बात, तू तो है ही, तुझसे पूछ लूंगी उसका इलाज। मुझसे पूछकर क्या कर लेगी? दर्द दिल क्या बांटने की चीज है? बांट ले अपने पराए दर्द दिल। नहीं, तू बड़ी सुकुमार है, तू इन तकलीफों के लिए बनी नहीं मेरी चंपा। और गेसु ने उसका सिर अपनी छाती में छिपा लिया। टन से घड़ी ने 3:30 बजाए। सुधा ने अपना सिर उठाया और घड़ी की ओर देखकर कहा, ओफो, 3:30 बज गए और अभी तक गायब। किसके इंतजार में बेताब है तू? गेसु ने उठकर पूछा। बस दर्द दिल, मोहब्बत, इंतजार, बेताबी, तेरे दिमाग में तो यही सब भरा रहता है आजकल। वही तू सबको समझती है। इंतजार नहीं, चंदर अभी मास्टर लेके आएंगे। कल मैंने उनसे मास्टर लाने के लिए कहा था। अब इम्तिहान कितना नजदीक है। हाँ ये तो सच है,
और अभी तक मुझसे पूछ क्या पढ़ाई हुई है। असल बात तो यह है कि कॉलेज में पढ़ाई हो तो घर में पढ़ने में मन लगे, और राजा कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती। इससे अच्छा सीधे यूनिवर्सिटी में बीए करते तो अच्छा था। मेरी तो अम्मी ने कहा कि वहाँ लड़के पढ़ते हैं, वहाँ नहीं भेजूंगी। लेकिन तू क्यों नहीं गई सुधा? मुझे भी चंदन ने मना कर दिया था, सुधा बोली। अचानक गेसु ने एक क्षण को सुधा की ओर देखा और कहा, सुधी तुझसे एक बात पूछूं? हाँ, अच्छा जाने दे, पूछो ना। नहीं, पूछना क्या, खुद जाहिर है। क्या? कुछ नहीं, पूछो ना। अच्छा, फिर कभी पूछ लेंगे, अब देर हो रही है, आधा घंटा हो गया, कोचवान बाहर खड़ा है। सुधा गेसु को पहुंचाने बाहर तक आई। कभी हसरत को लेकर आओ अपने भाई को, सुधा बोली। अब पहले तुम आओ, गेसु ने चलते चलते कहा। हाँ, हम तो बिनती को लेकर आएंगे, और हसरत से कह देना तभी उसके लिए तोहफा लाएंगे। अच्छा, सलाम। और गेसु की गाड़ी मुश्किल से फाटक के बाहर गई होगी कि साइकिल पर चंदन आते हुए दिख पड़ा, और सुधा ने बहुत गौर से देखा कि उसके साथ कौन है, मगर वह अकेला था। तो दोस्तों, ये थी आज की भाग की कहानी, सुधा और गेसु की एक छोटी सी रोचक बातचीत। इसके आगे की कहानी को जारी रखते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।